नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। देखिए, आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है जहां हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर स्मार्टफोन यूजर्स, हर सोशल मीडिया यूजर और हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो देखिए, सब कुछ जो है वो हाईटेक हो चुका है। सब चीजें हम लोग अगर इंटरनेट के बिना तो कह सकते हैं एक कदम चला भी नहीं जा सकता है। तो आज हमारे साथ इसी पूरे मैटर पे बात करने के लिए आज हम बात करेंगे जो हमारा मुद्दा है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो आज हमारे साथ जुड़ गई एक जानी मानी अधिवक्ता निशा शर्मा जी, जो साइबर कानूनों की विशेषज्ञ हैं। आज हम जानेंगे उनसे कि साइबर अपराधों को कैसे रोका जाए, कौन कौन सी धाराएं लगती है और आम नागरिक जो है उससे कैसे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं निशा जी के साथ आज के सवालों की। तो निशा जी को सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। निशा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। निशा जी नमस्कार जी। निशा जी नमस्कार आपको भी। और साइबर कानूनों की आज हम बात करेंगे निशा जी आपसे। आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र के अंदर, जानी मानी अधिवक्ता हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो निशा जी, अगर हम बात करें साइबर क्राइम की, क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बच्चों के पास आपने देखा होगा कि फोन है और बुजुर्गों तक जो लोग हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो आजकल तो ये चीजें हो गई कि उनको पोयम, उनकी पढ़ाई से लेकर सब कुछ फोन में पकड़ा दिया गया है। अब बुजुर्गों की बात करें तो आज उनके फोनों में अगर वो भजन सुन रहे, कीर्तन सुन रहे, तो कहने का मतलब है कोई वर्ग पीढ़ी छूटी नहीं है। अब आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूंगी, जिसमें सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या हमारे मौजूदा कानून जो है साइबर अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त है और कैसे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं मुख्य रूप से साइबर अपराधों से निपटने में इस्तेमाल की जाती हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे अगर टीनेजर है उनको सबसे पहले तो कम फोन इस्तेमाल करना चाहिए और बेसिकली पेरेंट्स को या फिर गाइडेंस को उनकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि इनमें क्राइम भी हो सकते हैं साइबर। जैसे हमारे एक सेक्शन बना हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट 2001, तो मैम उसके अंदर विभिन्न प्रकार की धाराएं दे रखी है, जैसे कि कवर करती है कि 61 and 61A and B and 61C and 67 जो कि साइबर क्राइम अपराधों के ऊपर बात करती है। और मैम जो आईपीसी की है उनमें 42 एंड 47 जो चीटिंग, 42 तो चीटिंग के ऊपर दी गई है पूरी। ओके। तो इससे बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये साइबर अपराधों को रोकने के लिए काम आती है और इन पे धाराएं अप्लाई होती है सब कुछ। नहीं, बहुत ही सटीक और कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को समझाया, जो धाराएं आपने बताई हैं, क्योंकि बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर हम आपकी बात करें निशा जी, तो आप इस क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं, आपको नॉलेज है और हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए। और आज का हमारा जो लाइव वाले का जो हमारा मुद्दा है जो ये वो भी यही। अब हम बात करेंगे महिलाओं और बच्चों का, आपने जिक्र किया बच्चों की, तो आपसे ये जानना चाहूंगी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो बढ़ते साइबर अपराध हैं उन पर कानून कितना प्रभावी है। क्या आप बताएंगी कि महिलाओं को अगर हम बात करें तो साइबर स्टॉकिंग या सेक्सटॉर्शन से बचने के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून है निशा जी? मैम जैसे साइबर वुमेन्स चिल्ड्रन पे साइबर क्राइम्स के ऊपर तो दे रखी है 66E धारा दे रखी है जो कि साइबर क्राइम के ऊपर है सोशल मीडिया पे। एंड देन पोस्को एक्ट बनी हुई है जो 2012 से बना हुआ है जो वुमेन्स के ऊपर है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम आता है, वो उस पे ही अप्लाई होता है। बेसिकली अगर निशा जी मैं आपसे थोड़ा सा, अगर मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप विस्तार से कुछ एक्सप्लेन कर पाए इस बात को, क्योंकि महिलाएं और बच्चे एक ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके साथ और भी चीजों का जुड़ जाता है, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला जो है कभी कभी बन जाता है। सेक्सटॉर्शन की मैंने जैसे आपको बात की है, इसमें अगर मैं बात करूं तो स्टॉकिंग या हैकिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है। महिलाओं की फोटो के साथ एडिटिंग हो जाती है, फिर उनको परेशान किया जाता है और इस वजह से जो कई महिलाएं हैं वो सुसाइडल चीजें तक अपना लेती हैं। बच्चों के साथ बात करें, उनको मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया जाता है गलत चीजें बनाकर कि वो भी एक डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे आपके एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? मैम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जो बच्चे हैं वो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से ये चीज डिस्कस करनी चाहिए उनको। देन उसके बाद में जो साइबर क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे कुछ स्थान बने हुए हैं, तो पहले वहां पे जाके ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद में वहां पे आपको रोकने के लिए कुछ धाराएं बताएंगे या फिर जहां हो सकेगा वो खुद कंट्रोल करेंगे पहले तो उसको। ओके। और महिलाओं के लिए कोई विशेष
महिलाओं को ये है कि उस चीज को उनको छुपाना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड, उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होना अगर वो चाहिए। पीड़ित है तो वो, जी मैम, जी जारी रखिए मैम, निशा जी तो बोलिए, आप कुछ कह रही थी। अगर महिलाओं पीड़ित हो रही है, स्टॉकिंग हो रही है साइबर क्राइम के ऊपर, तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। उसके ऊपर आपको नॉलेजेबल, जैसे कि महिला आयोग की आपको एक हर थाना क्षेत्र में मिलती है, जिससे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। तो वो आपकी पूरी उसमें हेल्प करेंगे अगर वो इस चीज के पीड़ित हो रही है तो। कहने का मतलब फिर है वो आप। आपको एक लीगल, जी मैम, जी मैम बोलिए, आप लीगल आपको बोलिए। एक नॉलेज देगी। एक महिला आयोग वाली आपको एक नॉलेज देगी। अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, आप उसको पीड़ित हो रही है, तो आपको एक नॉलेज के हिसाब से वहां पे जाना चाहिए और वहां पे वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वो आपको कानूनी नॉलेज देंगे, देन आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि इस तरह के मामले में महिला आयोग से संपर्क किया जा सकता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है। जी निशा जी मैम। आगे मैम जी बोलिए। जी मैम बोलिए। जिन महिलाओं को इस चीज की नॉलेज नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस स्टॉकिंग हो रहे हैं साइबर क्राइम्स के ऊपर, तो उनको बेसिकली उनकी हेल्प लेनी चाहिए नॉलेज के हिसाब से। नॉलेज के हिसाब से आपकी कहने का मतलब है उनसे हेल्प लेनी चाहिए। अब मैं सोशल मीडिया की बात करना चाहूंगी, जैसे अगर मैं आपसे आगे निशा जी जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में जैसे कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कंपनियों की जिम्मेदारी की भी बात कर रही हूँ। जब उनके प्लेटफॉर्म सब पर जैसे कि अपराध होता है, मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर साइट का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अपराध होते तो क्या आईटी रूल्स 2021 सोशल मीडिया कंपनियों पर कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट जो होते हैं उनके नाते अपराध से बचाव किया जा सकता है, बच सकती हैं? जी मैम, बिल्कुल बच सकती है। आईटी एक्ट इसके ऊपर बना हुआ है, तो हम इसको रिमूवल भी करवा सकते हैं जाके। जी जी, हम चाहेंगे तो थोड़ा जो सा कि अगर आप लाइबिलिटी सोशल मीडिया विस्तार से निशा जी इस बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत बड़ा एक चैप्टर है ये, अब खत्म होने मतलब एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कंपनीज की? जी जी मैम। मैम उसके रिगार्डिंग उनको साइबर क्राइम को चैलेंजिंग होनी चाहिए, जो कि ड्यू टू अवेयरनेस के लिए करना चाहिए। तो उसमें कॉम्प्लेक्स इनब्लॉक्स होना चाहिए इसके अंदर। हम्म। और रूल्स वगैरह मैम जिसकी क्या है? रिपोर्टिंग के हिसाब से फैकल्टीज होनी चाहिए। रूल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो क्या रूल्स बने हुए हैं, क्या एक्ट्स बने हुए हैं, क्या धाराएं बनी हुई है अगर इस तरह की कोई मनमानी हो रही है और अनसुनी भी हो रही है? मैम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहले रिपोर्ट करानी चाहिए, एफआईआर करवानी चाहिए उसकी। एफआईआर। जी जी मैम। जी निशा जी। अगर आप इस चीज में जा रहे हो, जी मैम। जी, इस सवाल पे कुछ और आप इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी मैम? नहीं, ठीक है निशा जी, आगे का मैं आपसे सवाल एक करना चाहूंगी, जिसे अब हम बात करते हैं। आपने हर क्षेत्रों से लगभग रिलेटेड अभी आपने जवाब दे दिया। सोशल मीडिया की बात कर ली हमने, महिलाओं की बात कर ली, बच्चों की बात कर ली, एक्ट्स की बात कर ली। आम नागरिक की अब मैं बात करती हूँ। आम नागरिक के लिए एफआईआर दर्ज कराना या शिकायत करना कितना मुश्किल हो जाता है और कितना आसान है? क्या साइबर अपराधों की रिपोर्ट के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था भी होती है? पुलिस की क्या कोई कानूनी जिम्मेदारी बनती है रिपोर्ट दर्ज करने की? क्योंकि अभी आप रिपोर्ट की बात कर रही थी कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उससे मेरा ये सवाल है आपसे। मैम गवर्नमेंट ने इंटेक्ट कर रखा है, क्योंकि इन्फोर्स कर रखा है कि लोग के लिए जो भी ही इससे पीड़ित हो, तो वो एक सरकारी वकील होता है, वो आपकी हेल्प करता है इसके अंदर, जो फ्री एंड कॉस्ट होता है। आप उनको अपनी पूरी जो भी है आपके साथ क्राइम हो रहा है साइबर, वो आप उनको बता सकते हैं, फिर आपकी वो फ्रीली लड़ाई लड़ेगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी देगा उसको। पूरी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि इसके लिए जो लॉयर हैं, गवर्नमेंट लॉयर यानी सरकारी जो वकील हैं, वो भी आप उनको हायर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये मैम, ये जो सरकारी वकील जैसे आपने जिक्र किया, तो ये अभी क्योंकि आज जिस मुद्दे पे बात करें, साइबर क्राइम के बारे में बात करें, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस से अगर कोई भी व्यक्ति जूझ रहा है, मान लीजिए किसी की प्रोफाइल हैक हो गई, किसी की फोटो एडिट करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे बदनाम किया जा रहा है, तो क्या वकील उनके लिए भी उसी तरीके से काम करेंगे? स्पेसिफिक किसी टॉपिक्स के लिए होते हैं? मैम वकील उसके ऊपर काम करेंगे और वो पहले आपकी देखेंगे कि एडिटिंग हो रही है या नहीं हो रही, फिर आपको उसकी इंफॉर्मेशन देंगे कैपेबिलिटी की वजह से, एंड कंडक्ट स्टेप बाय टेकन करेंगे उसके ऊपर और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब मैं आपसे आखिरी एक दो सवाल में बस जानना चाहूंगी कि अगर हम बात कर रहे हैं साइबर अपराधों की बात कर रहे हैं, तो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार और न्यायपालिका को क्या 3
ठोस कदम उठाने चाहिए, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या 3 ठोस कदम उठाने चाहिए। आप बताएं कि क्या साइबर कोर्ट, डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स और कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है, आपको लगता है? मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कि बच्चों की एजुकेशन में मतलब लीगल का होना बहुत जरूरी है। लीगल नॉलेज स्टूडेंट को स्कूलों में अवेलेबल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को जब तक लीगल नॉलेज नहीं आएगी, चाहे वो एडवोकेट हो या ना हो, स्कूलों में एक सब्जेक्ट तो लीगल का चलाना ही चाहिए, ताकि इसके बारे में सबको नॉलेज मिले, चाहे स्टूडेंट हो। और जो महिला आयोग का कुछ बना हुआ ही है, आपको घर घर जाके वो सारी लीगल की नॉलेज देती है। इससे लीगल मैम क्राइम रुक भी सकते हैं साइबर, और बच्चों को नॉलेज भी हो सकती है। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है मैम कि लीगल एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। निशा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे कि हम बात करते हैं योगा की, बात करते हैं कि योगा जो है योग कंपलसरी होना चाहिए, और भी क्षेत्रों की बात करते हैं, कहीं बात होती है संगीत कंपलसरी होना चाहिए, भाई हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री कंपलसरी होनी चाहिए। वैसे मैम ने कहा एक बहुत बढ़िया बात आज की इस पूरे चर्चा में, मुझे जो सबसे एक पॉइंट अच्छा लगा वो ये है कि एक लीगल कोर्स के तौर पे भी ये अनिवार्य होना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति है उसको अपनी जो एक अधिकार है उसके प्रति वो जागरूक पहले से ही हो सकता है। निशा जी, इस पूरी चर्चा में काफी सारे आपने इन्फॉर्मेशन दी, पहले तो उसके लिए धन्यवाद। पर आखिरी जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बतौर अधिवक्ता आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगी हमारी जनता को, जो आपने आपके एक्सपीरियंस से, या कोई सुझाव देना चाहेंगी, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं हम साइबर क्राइम की बात करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपने मुझे इसका पार्ट समझा, उसके लिए बहुत धन्यवाद, ताकि मैंने अपनी नॉलेज आप सबको इस जरिए पहुंचा रही हूँ। और सबको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम क्राइम हो। जो बहुत सी लड़कियां होती है जो इसके पीड़ित हो जाती है, उनको नॉलेज नहीं होती, कहीं सुसाइड कर लेती है। तो बस मैं उन लड़कियों के और उन चिल्ड्रंस के ऊपर ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि वो इस बारे में सोचे और उनके क्राइम ना हो, कम से कम क्राइम हो। कम से कम क्राइम हो, बहुत ही खूबसूरत सोच है। बतौर अधिवक्ता आप जिस तरीके से कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल वाली बात होती है, बतौर अधिवक्ता आप दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, पर यहाँ आप जो बात दिल से आपने कही है, बिल्कुल किसी महिला, किसी बच्चों के साथ, किसी भी देशवासियों के साथ कोई भी तरह की घटना ना घटे, उसके लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। निशा जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। बात मैं कहना चाहती हूँ, उन सभी स्कूल वालों से एक बात कहना चाहती हूँ कि बस वो हमारी एजुकेशन में बच्चों के लिए लीगल नॉलेज उनको रखना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट कंपलसरी करना जरूरी है लीगल वाला, ताकि बच्चों को इस चीज की नॉलेज हो। जी, ये नहीं, ये संदेश मेरा सबसे पहले है। बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत ही खूबसूरत संदेश है। मैंने भी 2-3 बार इस बात को रिपीट किया, जो कि बिल्कुल सही बात है कि लीगल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इससे आप अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी कि आज आपने अपना ज्ञान, अपनी जो एक्सपीरियंस है, आपने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों के बीच में रखा। और हम फिर किसी चर्चा में आपसे बहुत ही जल्दी जुड़ेंगे निशा शर्मा जी, और आज आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निशा शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ आज थी। देखा आपने कि किस तरीके से निशा जी ने साइबर क्राइम के मुद्दे पर आज हम बात कर रहे थे, तो अपनी नॉलेज उन्होंने जिस तरीके से शेयर की, जहां निशा जी ने बताया कि किस तरीके के एक्ट्स होते हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे निशा शर्मा जी का, उन्होंने अपना समय निकाला हमारे लिए, साथ ही कानूनी जानकारी भी उन्होंने दी। आज हमने जाना कि साइबर क्राइम सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये कानूनी और सामाजिक चुनौती भी है। दर्शकों, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, हम आपसे ये कहना चाहेंगे न्यूज़ 21 के माध्यम से, लेकिन सही कानून की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। तो अगली बार फिर मिलेंगे नए कानून के विषय के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।